Talks. Today we have with us a very experienced and renowned cardiologist and diabetologist, Dr. Krish Vaidya. He has completed his super specialty in cardiology from Narayana Health, Jaipur, and fellowship in diabetology from Apollo Hospitals affiliated with Liverpool University, UK. He is the founder of iCure Institute of Medical Sciences and the founder of iCure Healthcare. Dr. Krish Vaidya is an expert in the field of preventive cardiology and has more than 11 years of experience and is very well known for diabetes reversal program. He has organized many online and offline seminars regarding diet, fitness, disease management, meditation, stress management, etc., which has helped thousands of people live a disease-free life. सर आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Let's जी, start धन्यवाद। today's session. धन्यवाद ऋचा जी। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव सर के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और सर जी जो है अपना प्रेम भरा बहुत क्या कहें सर के बारे में जितनी बात कहें उतना कम है। मिशन जीनियस माइंड से सर जो पूरी दुनिया में अवेयरनेस जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस वो फैला रहे हैं उसके लिए कोटि-कोटि सर को वंदन और सभी हमारी तरफ से हम तो सब उनके शिष्य हैं वैसा ही कह सकते हैं। सो आज की भी जो हमारी टॉक रहेगी उसके अंदर हार्ट हेल्थ प्लस माइंडसेट एंड स्पिरिचुअलिटी उसके कॉम्बिनेशन के थ्रू हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी उसके ऊपर जो है हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे Yes, और sir. जी So let's start today's session. And my first question to you is please tell us something about yourself and your journey of becoming a heart specialist. जी थैंक यू डॉक्टर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा बोला जाता है यस इट इज डिफिकल्ट पूरी तरह से फ्रेम ऑफ माइंड को आपको सेट रखना पड़ता है एंड यस थोड़ी सी मेहनत लगती है ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए तब जाके स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती है इट्स अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस हमारे जो भी कलीग्स हैं वो लाइफ में सेट हो चुके होते हैं तब जाके हम जो करियर है वो स्टार्ट करते हैं सो यस इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट थोड़ा सा रीडिंग का टाइम ज़्यादा होता है प्लस जो दूसरे लोग कॉलेज में मस्ती करते हैं उसे थोड़ी कम करने मिलती है एंड बस ओवरऑल 12 से 15 साल लगते हैं स्टडी में एंड देन यस आफ्टर ऑल जो है क्योंकि एमबीबीएस है उसके बाद में कुछ लोग स्पेशलाइजेशन लेते हैं उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करो देन कहीं पे जॉब करते हैं देन ही गेट सेटल्ड इन लाइफ तो यस 15 इयर्स का तकरीबन जो है 14 साल का वनवास कह सकते हैं इसको उतना होता है एंड देन इवेंचुअली चीज़ें सेट होती है थैंक्स टू माय फादर ही वाज आल्सो डॉक्टर सो उनके थ्रू काफ़ी सारा मेडिकल नॉलेज मुझे मिला एंड पहले से ही इच्छा थी कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करें और कैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कभी मान लो हार्ट अटैक आ गया या किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया लिवर में हो गया उसके बाद तो सारी चीज़ें ठीक है बट अगर पहले से अटका के अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं so that can be a better thing to do prevention is much better than cure so that is why cardiology field में especially preventive cardiology and diabetology field में मैंने नारायणा जयपुर से जो है that I have done fellowship in cardiology in non-invasive field and especially specialized in preventive cardiology कि भाई अगर हार्ट अटैक आता है उसके पहले के क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है क्योंकि एक बार आ जाते हैं उसके बाद तो फिर ठीक है बट बिफोर डूइंग दिस थिंग्स इज क्वाइट गुड सो बड़ोड़ा अभी वडोदरा गुजरात में मैं प्रैक्टिसिंग हूँ इन आईक्योर हार्ट एंड डायट क्लिनिक स्पेशली यूट्यूब चैनल भी मेरी है फॉर यू नो मेडिकल एजुकेटिंग पीपल स्टार्ट करी है आईक्योर डॉक्टर नाम से आईक्योर डाइट चैनल भी हमारी है तो वी ट्राई कि भाई कुछ भी थोड़ा समय निकाल के रात के टाइम में और कभी भी शूटिंग करके थोड़ा सा जो है वो नॉलेज है जो भी जितना बन सके वो लोगों तक शेयर कर सकें सो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट Thank you, sir. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मी अभी चेस्ट पेन्स बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों को चेस्ट पेन्स के कंप्लेन्स होते हैं, तो क्या ये हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज से रिलेटेड है? जी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है चेस्ट जो होती है उसके अंदर 40 चीज़ें आती हैं राइट
नॉट जस्ट हार्ट, लंग्स भी आता है, रिब्स भी आती है, मसल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और स्पेशली इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो भी बीच में से निकलता है। सो आजकल पोस्ट कोविड और कुछ-कुछ यंग सेलेब्स में हार्ट अटैक के और सारी चीज़ें बढ़ने के कारण लोगों को थोड़ा-सा भय भी बैठ गया है। और पहले एक बहुत काफ़ी फ़ेमस बीमारी फ़ॉरेन में हुआ करती थी जिसको कार्डियोफ़ोबिया बोलते हैं, यानी कि हार्ट अटैक आने का डर। सो हार्ट अटैक आने का डर नाम की भी बीमारी लोगों को हो चुकी है और बार-बार ईसीजी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अरे यार मेरे कुछ हार्ट में लोचा तो नहीं है। देखिए आजकल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है। हम और आप जानते हैं ऐसे न्यूज़ में और सारी कोई दुनिया के कोने में भी एक छोटी-सी चीज़ बनती है, सो पूरी दुनिया में न्यूज़ बन जाती है, राइट? सो यस, पहले भी ऐसे केसेस छूट-फूट होते थे और आजकल जो है वो चीज़ें ज़्यादा लाइमलाइट में आ रही है। सो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। एंड यस, हार्ट का पेन होगा सो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप कभी भी कोई आदमी एक उँगली से बता पाए कि देखो कहाँ पे पेन हो रहा है बताइए, और वो बोल देगा हाँ, ये जगह पे पेन हो रहा है। सो यस, वो हार्ट का पेन नहीं है, राइट? क्योंकि हार्ट इज़ अ मूविंग ऑर्गन और साथ-साथ में जो है पूरे चेस्ट में वो रेडिएट करता है, हाथ में जा सकता है, जॉ लाइन पे जा सकता है और बैठे-बैठे नहीं होता वो। अगर मान लीजिए आप कुछ श्रम करते हैं, कुछ चलने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब आपको सबसे पहले साँस फूलती है, थोड़ा कंजेशन चेस्ट में महसूस होता है। फिर भी आप चलते-चलते हैं, तब जाके वो पेन होता है। सो जो भी लोगों को मोस्टली यंग लोगों को जो आजकल कोविड के बाद जो हो रहा है कि बैठे-बैठे अरे यार! यहाँ पे पेन हो रहा है, हार्ट का होगा क्या? नहीं, तो वो सारे जो है हार्ट से रिलेटेड नहीं है। सो उसका भय ज़्यादा है। सो शायद संजीव सर के भय मुक्ति के वीडियोज़ उन लोगों को देखने चाहिए, तो वो चीज़ें ज़्यादा उनके लिए सही रहेगी। पर हार्ट का जो पेन है वो टिपिकल होगा और आपको डाउट नहीं देगा वो चीज़, कि यार ये हार्ट का होगा या एसिडिटी होगी, नहीं। आपके बाजू वाला भी बोलेगा कि अरे यार इसको हार्ट की दिक्कत लग रही है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जी सर। हमारे जो भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, उनके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो लाइव चैट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को हम कंसिडर करें। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, एंजियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल, तो आप कुछ इन टेस्ट के बारे में बताएं और क्या ये टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए? जी। सारे जो टेस्ट हैं, वो अच्छे भी हैं और अगर ओवर यूज़ किए जाएँ तो बुरे भी हैं, ऑब्वियसली। क्योंकि बार-बार लोग काफ़ी अभी मैं देख रहा हूँ कोविड के बाद तो काफ़ी सारे लोग जो है ईसीजी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ियस हो गए हैं, बार-बार हफ़्ते 10 दिन में जाके ईसीजी करा रहे हैं। सी सारे टेस्ट अपनी जगह पे हैं और उसकी अलग-अलग खुद की योग्यताएँ हैं। ईसीजी जो है वो हार्ट के रिदम दर्शाता है। अगर अभी आपको हार्ट अटैक चल रहा है, तो वो आपको उसमें चीज़ें शायद आएगी। दूसरा जो टेस्ट है उसके ऊपर दैट इज़ इकोकार्डियोग्राफी। दैट इज़ काइंड ऑफ सोनोग्राफी होता है हार्ट को, जिसको 2D इको कलर डॉपलर भी बोलते हैं। वो हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट के वाल्व्स कैसे हैं और हार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसमें शो होता है और उसमें विजुअली ही दिख जाता है कि ओके हार्ट का ऐसा है। बट उसमें हार्ट की जो नलियाँ होती है, जिसके अंदर ब्लॉकेज आने के कारण हार्ट अटैक आता है, वो नसें नहीं दिखती। वो नसें आइदर आपको ट्रेडमिल टेस्ट पे दिखती है, जो पट्टे पे दौड़ने वाला जो टेस्ट है। अगर टिपिकल अगर हार्ट के सिम्पटम आपको हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलते हुए सीढ़ी अगर आपने चढ़ी, थोड़े से ज़्यादा कदम बढ़ाए और आपको चेस्ट हेवीनेस हो जैसे हमने पहले बात करी, वो अगर हो रहा है आपको, देन ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइजिंग ईसीजी ही है। उसके अंदर कुछ हार्ट की नलियों में ब्लॉक होता है तो उसमें अंदेशा आ जाता है। वो भी 100% शत प्रतिशत उसमें रिज़ल्ट नहीं आते कि अच्छा टीएमटी पॉज़िटिव आया तो चलो ये है या नेगेटिव आया तो हम छूट गए, राइट? तो उसमें अंदाज़ा आ जाता है। उसके बाद में अगर आपको सिम्पटम है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट अगर एडवाइस करते हैं, देन एंड देन कोरोनरी एंजियोग्राफी हम कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ अ 100% गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट और उसमें नलियाँ जो है वो दिख जाती है क्लियरली। अब इसके बीच में एक सेंसिटिव टॉपिक मैं आपको कहना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी को लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बहुत सारे व्हाट्सएप पे वीडियोज़ भी घूमते हैं कि नहीं एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहिए, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना चाहिए और काफ़ी सारे जो उसके बाद एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ती है। बट थिंग इज़ कि अगर आपको ज़रूरत है तो प्यार से एंजियोग्राफी करवानी चाहिए और जो ब्लॉकेजेस हैं उसको खोलने चाहिए।
कोई भी इधर-उधर के रास्ते में नहीं पड़ना चाहिए, उसमें अपना ही नुकसान होता है, राइट? सो एंजियोग्राफी इज़ 100% गोल्ड टेस्ट अगर आपकी वेसल्स में ब्लॉकेज है और लगा तो उसके बाद में फिर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। सो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी ये ट्रेडमिल टेस्ट ये मेन कार्डियोलॉजिक टेस्ट है। बाकी ब्लड टेस्ट में तो लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें तो हम जानते ही हैं सारी। जी सर। हमारे एक व्यूअर हैं राघव जी ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है, क्या ये एंजाइटी पेन डेंजरस होती है? बिकॉज़ कभी-कभार अगर एंजाइटी होती है तो हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट होते हैं। सो इज़ इट डेंजरस एंड हाउ टू डील विद इट? जी, कार्डियोफोबिया के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन भी काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आजकल हो चुके हैं। अच्छी तरह से बोले या कम नसीबी से ये चीज़ डेंजरस नहीं है, राइट? सपोज़ कीजिए आपको कुत्ते के काटने का फ़ियर है, कि कोई कुत्ता आएगा मुझे काट जाएगा, कुत्ता आएगा मुझे काट जाएगा और आप रोज़ गली में से निकलते हैं, रोज़ डरते हैं, अरे! अब कुत्ता आएगा काट लेगा। अच्छा होगा एक बार काट ले, बात खत्म हो। तो लोग 5-5 साल, 10-10 साल तक ये इनविजिबल कुत्ते से डरते रहते हैं और होता कुछ नहीं है, राइट? सो खुद परेशान होते हैं, दूसरों को परेशानी देते हैं, फिजूल के टेस्ट कराते रहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल डेंजरस नहीं है। एंजाइटी होती है तो आपको खुद को मेडिटेशन जैसे अच्छे रास्ते हैं वो चुन के एंजाइटी को जो है उसको ठीक करना है। सेल्फ हिप्नोसिस है और वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। सो जस्ट इट इज़ नॉट डेंजरस। हार्ट बीट बढ़ती तो वो तो आप जिम जाएँगे, कसरत करेंगे, साइकिल चलाएँगे तो भी हार्ट बीट बढ़ेगी। सो हार्ट बीट का बढ़ना अपने आप में कुछ डेंजरस चीज़ नहीं है। हाँ, आप साथ में ब्लड प्रेशर अपना बढ़वा रहे हैं, तो देन इट इज़ समथिंग, तो आपको कुछ उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। बट येस, उसमें कुछ नहीं होता है, वो कुत्ता कभी नहीं काटता है, राइट? सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। थैंक यू सर, वेल एक्सप्लेन्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या फिर अगर जैसे लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करें और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जी, मोस्टली अगर कार्डियोवास्कुलर चीज़ों के अंदर अगर अपन कोरोनरी ब्लॉकेज की बात करते हैं, कि मान लो कोरोनरी जो है नसों में ब्लॉकेज आने के कारण जो हार्ट अटैक होता है, उसके लक्षणों या फिर रिस्क फैक्टर्स की सबसे पहले अगर बात करें, तो अगर आपको ये 5 चीज़ें हैं, तो आप रिस्क में ज़रूर आते हैं। ये 5 जो रिस्क है सबसे बड़े से लेके छोटे तक हम इसमें बात रूटीनली करते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इंडिया में जो कि है, और इसीलिए हमारे गाँव के लोग जो दुबले-पतले लोग होते हैं, उसमें भी होता है। अब यूजुअल मिथ ये है कि कोलेस्ट्रॉल को सबसे बड़ा लोग रिस्क फैक्टर समझते हैं कि अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक आएगा। नो, वैसा नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है को अपना स्मोकिंग लेवल। अगर आप टोबैको कंज़म्पशन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर 1 सिगरेट पीते हैं या 10 पीते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मैं तो 1 ही पीता हूँ दिन में।" नहीं, स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। वो अगर करते हैं, तो आपका रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। सेकंड आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। अगर आपका डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, देखिए आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक आएगा ऐसा नहीं है। अगर आप दवाई प्रॉपर नहीं लेते हैं, उसकी रेमेडीज फॉलो नहीं करते हैं, तो अनकंट्रोल होने के कारण हार्ट की नलियों में डैमेज होके हार्ट अटैक आ सकता है। सो अनकंट्रोल्ड बीपी एंड डायबिटीज सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर इज ओबेसिटी। यस, अगर आप मोटे हैं तो अपने आप में ही जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं, समझिएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल भी अपने में खुद में वो चीज़ें हैं, बट यस ओबेसिटी डायरेक्टली, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, तो आपका हार्ट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ बहुत ध्यान हमें देनी है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ स्ट्रेस एंड जो ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट? सिर्फ स्ट्रेस एंड एंग्जायटी को इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हर किसी के लाइफ़ में होती है। पूरी जिसकी लाइफ़स्टाइल जो होती है वो ख़राब होती है, कि भई मेरी तो उठने का टाइम फ़िक्स नहीं है, सोने का कभी 1 बजे सोता हूँ, मोबाइल करते-करते वो ऐसे पास आउट होते हैं, उसको सोना नहीं बोलते हैं ना, मोबाइल करते-करते ऐसे सो गए, राइट? काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं। और कोई खुद को बहुत बिज़ी और वो समझता है कि मैं तो भई फलाँ हूँ, ढिमका हूँ, मुझे तो बहुत काम रहता है और खाने का टाइम नहीं रहता है, सोने का टाइम नहीं रहता है, रात को भी कॉल्स चलते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में रिस्क फैक्टर है। सो स्ट्रेस, फिज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल स्ट्रेस विद लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन नेक्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आप इंडियन हैं, मेल हैं एंड आपके जेनेटिक
प्रीडोमिनेंस है, आपके परदादा भाई बहन उसको हार्ट का है, सो ये 5 जो है मेन रिस्क फैक्टर गिने जाते हैं। थैंक यू सर। हमारे एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है कि कुछ दिन के बाद अगर उनकी डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है वो बंद हो जाती है तो फिर से उसकी जो पावर है वो बढ़ानी पड़ती है। डायबिटीज की जो मेडिसिन है एक्चुअली, तो वो आपको एक दिया हुआ सपोर्ट है। आपके सिस्टम के अंदर कुछ चीजें कम पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का बनना कम है। इंसुलिन बनता है तो वो अच्छे से एक्ट नहीं करता है, बॉडी में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है, राइट। तो आपको डायबिटीज की दवाइयां हैं वो सपोर्ट करती है, वो डायबिटीज को ठीक नहीं करती है। डायबिटीज एक कंडीशन है, कोई ऐसा कोई रोग या कोई जंतु नहीं है कि जिसको दवाई लिया वो खत्म हो गया, राइट। तो जब तक वो कंडीशन आपके बॉडी में बनी रहती है तब तक आपको सपोर्ट रखना पड़ता है। अगर आप आपका वेट लॉस करते हैं तो सप्लाई डिमांड मिसमैच जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका वेट अगर सपोज 80 केजी है और उसमें से आप 20 केजी निकालते हैं तो डायबिटीज की दवाइयाँ कम या बंद हो जाएगी, जिसको डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं। लाइफस्टाइल अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई तो भी जो डायबिटीज में काफ़ी फर्क पड़ता है। बट यस, अगर दवाइयाँ आप ले रहे हैं उस पर मेंटेन रह रहा है तो प्लीज़ उससे छेड़खानी मत कीजिएगा। लाइफ लॉन्ग दवाई लेने से भी कतराइए मत, क्योंकि डायबिटीज इज मोर डेंजरस देन द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। सो दवाइयों से मत डरिए, शुगर लेवल्स को है प्रॉपर्ली कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता गुप्ता जी हैं, इनका क्वेश्चन है, आई एम 59 years old having heart palpitations at night and not able to sleep, how to get sound sleep? उनको पाल्पिटेशन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाइट टाइम में ही होते हैं। देखिए, पाल्पिटेशन मोस्टली कब होते हैं, जब अपने अगर नेचुरल रियल वाले पाल्पिटेशन वो तभी होते हैं जब आपके बॉडी को खून ज़्यादा होता चाहिए होता है, ऑक्सीजन कम पड़ता है, बॉडी को रश करके उसमें खून बढ़ाना पड़ता है, वो डे टाइम में ज़्यादा होता है। अगर नाइट टाइम में हो रहा है तो वो आपका ब्रेन ट्रिगर कर रहा है आपके हार्ट को, एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, या थोड़ा बहुत ऐसी जो चीज़ें हैं, तो थोड़े विचार ज़्यादा आपके मन में आ रहे हैं तो ये चीज़ें हार्ट बीट को बढ़ाता है। हार्ट बीट बढ़ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट उसके ऊपर फोकस होना, ध्यान जाना कि अरे यार मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, अरे मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, वो आपको फिर स्लीपलेस बनाएगा। तो उसके ऊपर से ध्यान हटा लीजिए, बार बार हार्ट बीट को चेक करना बंद कीजिए, राइट। और एक आपको रेमेडी दूंगा, दैट इज कॉल्ड कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी एक हर्बल प्रोडक्ट है, वो चाय है, सोने के लिए चाय, है ना। अगर आपको चैन से सुना है तो वो चाय पी के सोइए। तो कैमोमाइल टी अगर आप लेंगे तो जो भी लोग को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, दे कैन टेक डिनर के बाद या शाम को, वो देखें अपने हिसाब से, वो टी बैग जैसा ही आता है, वो डुबा के पीना है। देन ब्रेन के जो वो फालतू विचार होते हैं वो बंद हो जाएंगे, एंड इजीली जो है वो साउंड स्लीप आपको आएगी। 4-5 दिन और उसके बाद में फिर उसको भी छोड़ देना है, उसकी भी आदत नहीं पड़ेगी। सो ये आपके लिए अच्छा काम है। थैंक यू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू गुप्ता जी हैं, इनका क्वेश्चन है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियोपैथी since 6 months and I'm taking medication for it. Can this be cured completely? जी, इसके लिए शायद पूरी ज़्यादा डिटेल में मुझे हिस्ट्री चाहिए होगी, पर जो कार्डियोमायोपैथी है, अगर उसमें भी डिक्रीज होती है, मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर के कारण या कुछ एक्वायर्ड है, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा चीज़ें बढ़ी है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी चीज़ें बचपन से ही हार्ट में, फॉर एग्जांपल खराबी है, अगर बर्थ डिफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं कि बचपन से ही हार्ट थोड़ा, दीवार थोड़ी मोटी है या हार्ट थोड़ा वीक है, तो उसको सपोर्ट पे लंबे समय तक रखना पड़ता है, वो चीज़ें क्योरेबल नहीं है। तो जो भी एक्वायर्ड चीज़ है, यानी कि बाद में डेवलप हुई है, उसको हम एकदम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो बर्थ डिफेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर देना ज़रूरी होता है बिजनेस में। जी सर। So my next question is, and it is the one of the important questions. हार्ट अटैक के फर्स्ट साइंस क्या होते हैं और क्या ऐसा फर्स्ट स्टेप है जो लेना चाहिए अगर इस टाइप की कोई इंसिडेंस होती है तो? जी, अच्छी चीज़ वो है कि हार्ट अटैक जो होगा उसके अंदर आपको डाउट नहीं होगा। हार्ट अटैक कभी भी डाउट नहीं देता है। सिर्फ दो ऐसे कंडीशन है, ओल्ड एज, अगर मान लो 60-70 प्लस हैं जिनकी हार्ट के पेन की सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है, उनको साइलेंट अटैक आते हैं। प्लस जो
हेवी डायबिटिक्स होते हैं, जो डायबिटीज़ के कारण उनकी वो सेंसेशन ही कम हो गई है, राइट? उनको जो है साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल जो लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, वो एकदम चेस्ट में जैसे हाथी बैठ गया हो, हाथी ने पैर दे दिया हो, इतना कंप्रेशन लगता है, पसीना-पसीना वो हो जाते हैं और उसका जो पेन है वो एकदम ज़्यादा क्रशिंग और कभी-कभी जैसे कोई जो छुरे से काट रहा है वो व्हाट वी कॉल इट स्टैबिंग, स्टैबिंग पेन फील होता है। तो वो हार्ट अटैक का पेन है और वो उसकी साइन है। वो एकदम सीवियर पेन होता है हार्ट अटैक का, तो उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं ये एकदम ज़्यादा है क्योंकि एसिडिटी और वो वैसे सारी चीज़ें लोगों को होती रहती हैं। सो ये है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज वही है कि इफ 108 अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी जो 108 ऑलमोस्ट सुविधा एम्बुलेंस की हर जगह पे है। प्लस हार्ट की जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके भी नंबर काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं। सो एम्बुलेंस को ही तुरंत कॉन्टैक्ट करना है और उनके पास जल्द से जल्द जाने की हमें कोशिश करनी है। ये अपने लिए बेस्ट चीज़ें रहती हैं। जी सर। कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इमीडिएट जो स्टेप होता है वो सीपीआर देने का होता है, तो व्हाट इज़ सीपीआर और कैसे सीपीआर दें? कॉमन पीपल तो अवेयर नहीं होते ना कि व्हाट इज़ सीपीआर, सो जी। प्लीज़ एक्सप्लेन। जो सीपीआर है वो एग्जैक्टली हमें देना होता है जब हार्ट जो होता है वो पंप करना बंद कर देता है। अब एक बहुत बड़ी एक और मिथ है वर्ल्ड में कि हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं, बट नहीं, हार्ट अटैक से कोई मरता नहीं है। जब हार्ट अटैक के साथ में एक वीटी यानी कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हार्ट जो है वो अपना ऐसे ऐसे पंप करता है, कुछ होके हार्ट के इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं तब हार्ट है ऐसे ऐसे फफड़ने लगता है, जैसे जो परिंदा होता है वैसे टाइप होने लगता है। तो हार्ट बाहर ब्लड देना बंद कर देगा, साथ साथ में ब्रेन को भी ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, तब आपको 7 मिनट्स मिलेगी। 7 मिनट, 7 मिनट में आपने फिर से उसको हार्ट को कंप्रेस करके पंप अगर किया और ब्रेन को ब्लड पहुंचाया तो वो आदमी जीवित रहेगा। बाकी जो है वो ब्रेन में तकलीफ हो जाती है, राइट? और या ब्रेन डेड भी हो सकते हैं। सो सडन हार्ट अटैक से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं होता है। जिसको ऑलरेडी हार्ट की दिक्कत है और या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई हार्ट चौड़ा हो गया है या कुछ भी ऐसी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट है, तो उनमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का खतरा रहता है। जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो भी सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, राइट? तो वो कोलैप्स होना हार्ट अटैक नहीं है, वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। और उस दौरान जो है वो आपने मूवीज में देखा होगा वो शॉक देते हैं और वो करते हैं, राइट? और उसमें सीपीआर इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स को या आपको खुद को भी हार्ट का ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इश्यू है या आपके इकोकार्डियोग्राफी में कोई गड़बड़ी आ रही है या ईसीजी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ रही है, तो आपको सीपीआर सीखना चाहिए। सीपीआर के ऑनलाइन भी कोर्सेज होते हैं। सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन यानी कि हार्ट और लंग को पुनर्जीवित करना, सिंपल से अगर कहें तो। उसके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं कि चेस्ट को जो है कितनी बार कंप्रेस करें, कैसे कहाँ पे वेट दे के कंप्रेस करें ताकि पसलियां ना टूटे और सिर्फ हार्ट का ही कंप्रेशन हो। और साथ साथ में एयर का भी बहुत महत्व होता है। तो एयर भी कैसे, ऑक्सीजन भी बॉडी को, क्योंकि लंग्स बंद है हार्ट बंद है तो आप हार्ट को पंप कर रहे हैं, साथ साथ में आपको एयर भी भरनी है। सो सीपीआर बहुत ही छोटा सा 2 या 3 दिन का कोर्सेस होता है। अगर आप ऑफलाइन कहीं पे जाके कोई हॉस्पिटल्स में चलता रहता है, रेड क्रॉस सोसाइटी है वो करती रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो देन ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, आप करते हैं तो देन वो आपको बहुत काम आएगा। ये चीज़ है। थैंक यू सर। जी। हमारे एक व्यूअर हैं, अर्पित जी, इनका क्वेश्चन ये है, सर आई एम 31 ईयर ओल्ड फीमेल एंड मुझे मोस्टली लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन रहती है, जैसे पिन लगी हो, तो ये क्या है? है ना? तो पिन लगी है यानी अगर एक उंगली से आप बता पाए कि हाँ वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ओके, तो हार्ट का पेन नहीं है, राइट? हार्ट का पेन रहता नहीं है। अगर वो इतने टाइम लंबे समय तक रहता तो आप शायद रहते नहीं या कोई और रहता नहीं, राइट? सो बेफिक्र हो जाइए, 99% वो हार्ट का पेन नहीं है। अगर आपको काफी टाइम से है, सो आई एम एज्यूमिंग कि आपने इको और ईसीजी वगैरह टेस्ट भी आपके हुए होंगे जो कि नॉर्मल है। सो बहुत बार ये सिंपली विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी 3 डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण जो रिब्स हैं उसमें सूजन हो जाती है और वो
हार्ट के ऊपर ऐसा हमको लगता है कि यहीं पेन हो रहा है तो हार्ट का होगा, पर नो, हो सकता है आपको B12 एंड D3 का पेन है और B12 एंड D3 के इंजेक्शन लेने के बाद ही वो ठीक होते हैं। ओरल मेडिकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से इसमें ट्रीटमेंट नहीं होगी। सो काइंडली आपके जो भी डॉक्टर्स होंगे उनसे कंसल्ट कीजिएगा और इसको ठीक कराइएगा, शायद कोई छोटी चीज़ें निकलेगी। जी। सो ऐसे केस में कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और जो इंजेक्शन आपने बताया वो ले सकते हैं। जी, कह सकते हैं। जी। So moving to the next question, what is good and bad cholesterol and how to maintain a balanced cholesterol level? देखिए कोलेस्ट्रॉल में ना बहुत क्या कहें, वो बहुत ही चर्चास्पद, विवादास्पद टॉपिक है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जिनको हार्ट अटैक आते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी निकलता है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कोलेस्ट्रॉल उनके 300-400 रहते हैं। इतनी मोटी-मोटी फाइल बना के काफ़ी दवाइयाँ चल रही हैं, वो पूरे गाँव में घूमते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल का वो चल रहा है, उनको हार्ट अटैक नहीं आते हैं, राइट? सो यस, कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले समझिए कि बॉडी का मेन कंपोनेंट है। विदाउट कोलेस्ट्रॉल आप जी नहीं सकते, कोई भी नहीं जिंदा रह सकता, राइट? सो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। अगर प्रॉपर हम डाइट लेते हैं, ऑयली फूड कम खाते हैं, तो अपना कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है। गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल में अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो गुड कोलेस्ट्रॉल वो होते हैं कि जिसके पार्टिकल वो थोड़े मोटे होते हैं, उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसको हाई डेंसिटी लिपिड्स बोलते हैं, HDL। बैड कोलेस्ट्रॉल वो होते हैं जो छोटे-छोटे कण उसके होते हैं, राइट? ड्रॉपलेट बहुत छोटे हैं जो ब्लड में तैरते रहते हैं, हो सकता है कहीं पे जाके वो फँस जाए, तो वो रास्ता ब्लॉक करते हैं। सो जो LDL, लो डेंसिटी लिपिड्स, या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो भी होते हैं, वो डेंजरस या बैड कोलेस्ट्रॉल बोले जाते हैं। रीफ्राइड ऑयल सबसे बुरी चीज़ होती है। रीफ्राइड यानी कि एक बार तला, उसमें ही कचौरी बार-बार वो तल रहे हैं, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नेचुरल चीज़ों में होता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नट्स जो होते हैं, नेचुरल फैट जहाँ-जहाँ है, दूध की भी जो अच्छा गाय का दूध है उसमें भी नेचुरल आपको फैट मिलती है, वो सब गुड कोलेस्ट्रॉल उसमें से मिलते हैं। सो यस, तेल खराब है, बाकी भी नेचुरल जो भी सोर्सेस है वो अच्छे हैं, वो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएँगे। जी सर। हमारी एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है, सर आई एम टाइप 2 डायबिटिक सिंस 7 years आफ्टर डिलीवरी एंड माय फास्टिंग रीडिंग इज 194. कैन इट अफेक्ट द हार्ट? जी, बिल्कुल। फास्टिंग शुगर आपका परसिस्टेंटली ज़्यादा रहता है। कभी-कभार बढ़ा तो इट्स ओके, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर परसिस्टेंटली ज़्यादा रहता है, तो ऐसा समझिए कि डायबिटीज़ जो है, उसमें जो बढ़ता हुआ शुगर लेवल है, तो शुगर के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे। शुगर को अगर पानी में डालते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं। वही क्रिस्टल खून के अंदर तैरते रहते हैं। तो जहाँ-जहाँ से वो पसार होंगे, पास होंगे, वो अंदर की जो खून की नलियाँ होंगी, हार्ट की, लिवर की, किडनी की, वो सबको अंदर से खुरेदते हुए जाएँगे। तो जैसे हमको बाहर कट लगता है और कैसे वो जम जाता है, खून क्लॉटिंग हो जाता है, सेम वैसा ही क्लॉट अंदर बनता है। और किडनी है तो किडनी, ब्रेन है तो ब्रेन, हार्ट है तो हार्ट, सब में जो है वो क्लॉट होके स्ट्रोक होने का, लिवर या किडनी डैमेज होने का, हार्ट अटैक आने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सो यस, अनकंट्रोल, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, सेकंड फैक्टर ये चीज़ें होती हैं। साथ-साथ में अगर वेट भी ज़्यादा है, तो देन वो रिस्क अपना डबल हो जाता है। सो प्लीज़ डायबिटीज़ जो है उसको सही से रखिए और प्रॉपर मेडिसिन्स लेके और अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह लेके इसको रेगुलराइज़ कीजिए, तो काफ़ी बेटर होगा इससे। जी सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आइडियल शुगर काउंट एंड बीपी काउंट? आइडियल, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, राइट? लोग आजकल सारे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं मोबाइल्स में, अपने डिजिटल वॉच में, और लोग देखते रहते हैं कि अरे मेरा बीपी अचानक इतना हो गया, राइट? बट वो वेरिएशन उसमें रहता है, सो डरने की ज़्यादा बात नहीं होती। अगर आपका बीपी 140 ऊपर, जिसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, और नीचे का डायस्टोलिक, यानी कि नीचे का जो बीपी 140-90 लेवल से अप रहता है, समझ गया? है नहीं, सीढ़ी चढ़ के गए, चेक किया, हाँ, मेरा बीपी 150, 100 हो गया, मुझे बीपी है, बीपी वो चलो दवाई नहीं। अगर रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक बार सुबह शांति से देखा, ऑफिस से आके देखा,
रात को भी एक बार देख लिया। अगर 140-90 से अबव रहता है तो उसको हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और उसमें लाइफस्टाइल चेंज सबसे पहले आता है कि जो सॉल्ट है वो उसको हम बंद करें, छुपे सॉल्ट भी बंद करें। छुपे सॉल्ट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल जो भी नमकीन होता है या बाहर की ब्रेड होती है, कोई इवन केक होती है जिसमें वो लोग हर एक चीज़ में सॉल्ट डालते हैं, सैलेड्स होते हैं उसमें भी सॉल्ट जाता है। तो ये सब छुपे नमक बंद करने हैं। दाल, सब्जी 2 चीज़ों में नमक अलाउड है। बाकी जो भी छुपे नमक है वो आपको बंद करना है कि ऑटोमेटिकली बहुत बेनिफिट आपको बीपी में होगा। वेट लॉस करना है। जैसे बॉडी श्रिंक होगा, पारा नीचे आ जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, राइट? सो वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। और फिर भी नहीं होता है, देन कुछ हल्की-सी दवाई लेनी चाहिए। पर अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है और बोलें कि नहीं, मैं पहले कोशिश करूँगा खुद से और उसको नीचे लाने की, नहीं, पहले कोई लो डोज़ की दवाइयाँ चालू करें। जब बीपी एकदम मस्त हो जाए उसके बाद में दवाई बंद कर दीजिएगा। और बहुत ये मिथ होती है कि भाई बीपी की दवाई एक बार चालू करी तो चालू ही रखनी है। ये बीपी की दवाई है, कोई ड्रग्स नहीं है या कोकेन नहीं है कि उसकी लत लग जाए, नहीं। उसके डोजेस बार-बार चेंज करते हैं, उसके ग्रुप्स चेंज किए जा सकते हैं, सो उसकी आदत नहीं लगती। बट अगर आपका बीपी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर दवाई चालू तो रखनी पड़ेगी ना, राइट? सो दवाइयों से मत कतराइए, लो डोज में चालू रखिए, वज़न घटाइए, अपना जो है शुगर लेवल और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में रखिए, तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। रही सवाल डायबिटीज़ की, है ना? सो डायबिटीज़ में इम्पोर्टेंट स्टेप फास्टिंग शुगर, खाने के 2 घंटे बाद वाला जो शुगर होता है वो लेबोरेटरी से जब हम चेक कराते हैं वो एक्यूरेट गिना जाता है। ग्लूकोमीटर से वो इतना एक्यूरेट नहीं है, वो जो है वो लेवल्स कभी-कभार बहुत हाई हो गया, बहुत लो हो गया, उसके लिए काम आता है। पर अगर दवाई चालू करनी है या डायबिटीज़ का स्टेप लगाना है, तो वो ग्लूकोमीटर सही नहीं पड़ता है। सो फास्टिंग शुगर, खाने के बाद वाला शुगर जो है वो चेक कर सकते हैं। साथ-साथ में 3 महीने का एवरेज शुगर जो होता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं। जो हीमोग्लोबिन अपना होता है ना, ब्लड में जो होता है, उसके ऊपर शुगर की परत चढ़ती जाती है। उस परत को गिन सकते हैं। तो 3 महीने तक आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल ज़िंदा रहते हैं। तो उसके ऊपर शुगर का कितना कोटिंग हुआ, वो गिन के 3 महीने का एवरेज शुगर निकलता है। तो बहुत लोग बोलते हैं, नहीं, नहीं साहब, मैंने कल वो गुलाब जामुन खा लिए थे ना, तो मेरा शुगर HbA1c इसलिए ज़्यादा होगा। नहीं, वो 3 महीने का पूरा चिट्ठा खोल देता है ना? सो उससे बच नहीं सकते। HbA1c अगर आपका 6.5 से अप रहता है तो डायबिटिक आप हो सकते हैं। 7 से ऊपर जाता है तो मामला थोड़ा ज़्यादा वो पेचीदा है। 7.5 से आप ऊपर जाते हैं तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तुरंत एक्ट करना ज़रूरी है। सो HbA1c को 6.5 से नीचे रखना वो एकदम सही होता है। फास्टिंग शुगर 110 डिजिट है, कभी-कभी 100 होता है, कभी 120 होता है, पर नहीं, चलिए बीच का प्राइस रखते हैं। सो 110 जो डिजिट है, दैट इज़ अ प्रॉपर नंबर। फास्टिंग शुगर अगर आपका 110 से ऊपर रह रहा है, कभी-कभार नहीं, अरे मेरा आ गया तो मैं टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका 1-2 रीडिंग्स में और लगातार 1-2 अलग-अलग लैब के पैरामीटर्स से रह रहा है 120, 30, 40, देन यस कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है। खाने के बाद वाला जो शुगर है वो 180 से अब रह रहा है ना? कभी-कभार आपने कुछ शादी में गए और खाने के बाद वाला जो है वो 200 हो गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर 180 प्लस मेंटेन्ड है, ऊपर ही रह रहा है 200 250, देन यस उसको डायबिटीज़ बोलेंगे, उसमें एक्शन लेना ज़रूरी है। सो ये इसके निकल्स हुए। सो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल से इसे रेगुलेट किया जा सकता है। जी, कुल मिला के अगर मेडिकल साइंस की आप हमारी कोई भी बुक ले लें, तो उसमें भी ट्रीटमेंट कोई भी डिज़ीज़ होंगे, चाहे हार्ट के हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एंग्ज़ायटी है, कोई भी डिज़ीज़ आप ले लें, उसमें सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का चैप्टर होता है ना, वो डाइट एंड लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ऊपर होता है, कि वो कैसे करें। उसको पहले अगर आप सही करते हैं, तो फिर दवाइयाँ लेने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ना? स्टार्टिंग में जैसे कि हमने कहा दवाई स्टार्ट कर देनी है, तो जब भी आपको एकदम बीपी 200 बाई नीचे का 100 है और आप बोलेंगे नहीं, नहीं चलो कल से योगा करूँगा हो जाएगा, नहीं। तभी दवाई प्यार से चुपचाप लेके वो करना है। जब बीपी स्टेबल रहता है, तब दवाइयाँ धीरे-धीरे करके बंद कर देना है। बट यस, पूर्णतः छुटकारा तो आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करके ही मिलेगा। क्योंकि जो मार्ग से आप वहाँ पे पहुँचे हैं, उसी मार्ग से आपको वापस जाना है। अगर समोसे खा-खा के, स्ट्रेस ले लेके, कसरत ना करके आप उस वो महान लेवल तक पहुँचे हैं, तो आपको उसी रास्ते से धीरे-धीरे फिर वापस आके नॉर्मल होना है। सो वो उसमें सही रहता है।
जी सर, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि एक गुड हेल्दी प्रॉपर डाइट क्या होती है अपने हार्ट को बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो प्लीज़ हाईलाइट ऑन अ गुड डाइट। जी, गुड डाइट होता है जितना ही आप कुदरत के साथ चिपके रहेंगे उतना ही आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, राइट? लोग सब लोग जानते हैं और बात सुन के ना शायद पक भी गए होंगे कि हरी सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर नहीं कितना खाना है ना? कितना एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। सो एक अच्छे से जापानीज स्टडी के मुताबिक अगर कोई आदमी दिन के 400 ग्राम्स फ्रूट प्लस खाता है, ग्राम्स में हाँ मेजर करके 400, ऐसा नहीं है कि वो एक सेब खाते हैं, बोला अरे साहब हम तो बहुत फ्रूट खाते हैं जी। बोला हाँ अच्छा कितना फ्रूट खाते हैं? बोला हम रोज रात को खाने के बाद डिनर के बाद एक सेब खाते हैं, मैं और वाइफ खाते हैं आधा आधा करके, रोज फ्रूट खाते हैं नहीं। 400 ग्राम्स प्लस फ्रूट्स नाप के छिलके को निकाल के अगर आप खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है उनको सेकंड हार्ट अटैक या हार्ट से होने वाली दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत होनी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सो फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स हार्ट के लिए सबसे हेल्दी होते हैं क्योंकि फ्रूट्स कोई भी फ्रूट हो, अगर आप डायबिटिक हैं तो मैंगो है, केला है, ग्रेप्स है, वैसे बहुत ज़्यादा मीठे वाले जो फ्रूट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, वो भी चलते हैं। गुड़ और चीनी से तो कुछ भी अच्छा है ना? वो भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे डायबिटीज अब फ्रूट खाना बंद कर दिया, वो बहाना नहीं है। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे सेब है, गुआवा है, वैसे टाइप के जो नाशपाती हैं, कीवी हैं, वो सब में एकदम लो शुगर वाले फ्रूट हैं। सो कोई भी फ्रूट मिले, 400 ग्राम फ्रूट अगर आपने खाए तो आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच बॉडी मिलेगा और जो भी हम पॉल्यूशन ले रहे हैं, जो भी हम आसपास का जहर अंदर ले रहे हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, ना सिर्फ हार्ट बट आपकी जो स्किन है, लिवर है, सारी चीजें डिटॉक्सिफाई होगी और आपको बहुत ज्यादा पावर, एनर्जी फील होगी। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग है, हो सकता है तो जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड धान है, पहले गेहूँ बहुत अच्छा था, है ना? बट अभी जो है हाइब्रिड गेहूँ आते हैं वो अपने लिए अच्छे नहीं है। सो हो सकता है उतना गेहूँ को अवॉइड कीजिए, व्हीट इज नॉट गुड थिंग फॉर यू। बाजरा ठीक है, जुहा ठीक है, मक्का है वो आप ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, राइस में कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं लोग कि भाई डायबिटीज है राइस नहीं खाने, नहीं ऐसा नहीं है। डायबिटीज में राइस आप ले सकते हैं, बट ग्लूटेन जो है आपका गेहूँ है और वो सारी चीज़ों को कम करना है। सो नेक्स्ट थिंग है वेजिटेबल्स। ऑब्वियसली जितना भी वेजिटेबल होती है, पर जो हम सब्जी बनाते हैं ना, वो माफ कीजिएगा, उसको वेजिटेबल नहीं कहेंगे, उसको वेजिटेबल्स की डेड बॉडी बोलेंगे। तो जो लोग बोलते हैं हम तो रोटी सब्जी खाते हैं हमको पोषण मिलता है, नहीं मिलता, सॉरी। वो सब उबाल उबाल के ना सब मर जाते हैं सब वेजिटेबल्स, राइट? तो जितना उसको आप रॉ कंज्यूम कर सकें या एटलीस्ट प्रेशर कुकर में कम टाइम के लिए उसकी हीट को प्रिजर्व करके लो आंच पे अगर बनाया गया और जितने भी वो फ्रेश होंगे वो वेजिटेबल्स आपको काम आएंगे। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, यस खाने चाहिए, बट कितने खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए? तो ऐसे खाने चाहिए ग्राम्स में नाप के। और अगर वेजीज हैं तो वो जितने हो सके उतने रॉ उसमें लीजिए। फ्रूट जूसेस जो है उसको हो सकता है तो अवॉइड कीजिए, फ्रेश पूरा होल फ्रूट खाने की ट्राई कीजिए और वो सबसे सही रहता है। सो डाइट में एब्सोल्यूट शुगर है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो एब्सोल्यूट शुगर जो होता है कि जो चीनी है, गुड़ है। अब एक और मिथ पता नहीं लोगों ने कहाँ से पाल रखी है कि गुड़ बहुत अच्छा है और चीनी इज बैड। यार ये क्यों? वो कोई लॉजिक इसका मुझे समझा दे, है ना? कोई गुड़ के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रहा है कि वो अच्छा बन जाएगा और चीनी के ऊपर कोई वो बेचारी झेल नहीं गई है कि वो खराब हो गई, है ना? वो दोनों गन्ने में से ही आते हैं एंड यस दोनों ही खराब है। होता है ना हिंदी चीनी भाई भाई, गुड़ और चीनी भाई भाई है ना? सो प्लीज बहाने बंद कीजिए। और बहुत सारे डायबिटिक लोग होते हैं जो गुड़ दबा के खाते हैं, बोलते हैं नहीं साहब हम चीनी नहीं खाते, चाय फीकी पीते हैं और गुड़ काफी कंज्यूम करते हैं। सो गुड़ और चीनी दोनों को अवॉइड ही करना है। चाहे आपको डायबिटीज ना होना, वजन ज्यादा है ना, तो भी उसको छोड़ ही दीजिए। सब आदत का सवाल होता है, धीरे धीरे आदत जो है वो आपको हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट शुगर वाली चीजें हैं, आइसक्रीम है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर बहुत सारी आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो तो शुगर का घर ही है, आप सब जानते हैं। सो वो सारी चीज़ों को अवॉइड ही, बोला खाना ही नहीं है, वैसे आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग इज नॉनवेज। ठीक है, जितना कम कंज्यूम करे उतना अच्छा है, पर सच बताऊं तो नॉनवेज में प्रॉब्लम नहीं है।
नॉनवेज की कुकिंग के अंदर जो ऑयल डलता है, जो ऑयल की तेल की मात्रा होती है ना, वो तैरने वाला लाल-लाल जो होता है करके, वो खराब है। सो चाहे वेज खाते हैं, चाहे नॉन-वेज खाते हैं, तेल जो है वो सिर्फ़ तड़के में 1 या 2 चम्मच में वो तड़का हो जाना चाहिए। उतना ही सीमित ऑयल ही ठीक है, बाकी एक्सेस ऑयल खराब है। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि कौन-सा तेल लें, है ना? तो सारे तेल जो है वो खराब ही हैं। एक टाइप का पॉइज़न या दूसरे टाइप का पॉइज़न, ये पॉइज़न अच्छा, ये पॉइज़न कम खराब, ऐसा नहीं होता है। हार्ट के लिए अच्छा तेल कोई नहीं है ना? सब उल्लू बनाने के धंधे हैं, हार्ट के लिए कोई तेल अच्छा हो ही नहीं सकता। सो सारे तेल कम से कम यूटिलाइज़ किए जाएँ, यही उसकी सही चाबी है। सो उसको संक्षेप में अगर बताऊँ तो ग्लूटेन कम करना है, जिसमें गेहूँ और बाकी सारी चीज़ें हैं, उससे दूर रहना है। ब्रेड है, मैदे वाली जो चीज़ें हैं, उसको कम करना है। बाजरा, ज्वार, मक्का ठीक है, चावल भी आप खा सकते हैं। फ्रूट्स ग्राम्स में खाने हैं, है ना? 400 प्लस 200-250 ग्राम से चालू कीजिए, धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाएँ, बहुत मज़ा आएगा, शरीर एकदम फ्रेश, यंग फील होगा और अपने आप फिर खाना चालू कर देंगे। वेजीज़ जो है उसको फ्रेश और ग्रीन खाने हैं, और उसको वो सब्ज़ी का भूत बना के खाना है, वो डेड बॉडीज़ खाने से फ़ायदा नहीं होगा आपको, है ना? ग्रीन वेजीज़ जितने हैं वो आपको खाने हैं। एंड देन ये सारे ऑयल को अवॉइड करना है, कम कर देना है। गुड़ और चीनी को तो टाटा बाय-बाय बोल देना है। तो ये हार्ट आपका हमेशा अंदर से आशीर्वाद देगा, हेल्दी रहेगा और आप 100 साल से भी लंबा आप जीवन जिएँगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारे काफ़ी व्यूअर्स को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी डाइट के बारे में। Moving to exercises, because exercises also play a very important role. So, कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, और क्या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जो रिस्की होते हैं जिसके कारण कई बार लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाते हैं? जी, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज़ जो है 2 टाइप की अभी के लेटेस्ट मेडिकल स्टडीज़ में जो आया है, 2 टाइप की एक्सरसाइज़ेज़ अभी कही गई है, राइट? एरोबिक, एनारोबिक तो सब जानते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। एक्सरसाइज़ जो है, अगर आप स्ट्रेस वाली एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम मज़दूरी बोलते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ़िस वर्क करते हैं, सब बोलते हैं नहीं जी, मैं तो घर में बहुत चलना-फिरना हो जाता है, वो रसोई करना, कपड़े बर्तन मांजना, वो सब मज़दूरी लेवल पे आता है। ऑफिस में स्ट्रेस है, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, बहुत सारी काम करते हैं। जो भी स्ट्रेस लेके आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको फायदा नहीं करेगी, वो डैमेज ज़्यादा कर सकती है। एक फ्रेश माइंडसेट के टाइम बॉडी को तैयार करके कि हाँ चलो ये टाइम है, मैं कसरत करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और फ्रेश इन्वायरमेंट या अच्छे से घर में भी करके आप कसरत अगर फ्रेश माइंडसेट के साथ हेल्दी रह के करते हैं तो उसको ही एक्सरसाइज बोला जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग जिसको भी बोलो कसरत करो, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो घर पे सर बहुत सारा काम करती हूँ, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, बच्चों के पीछे दौड़ना होता है तो कसरत हो जाती है। नहीं, वो मज़दूरी है। बाकी अगर ऐसा होता है तो जो भी आप मज़दूर देख रहे हैं वो सबके सिक्स पैक ऐब होने चाहिए ना, पर नहीं है, सिर्फ़ सलमान खान के और हीरोज़ के हैं। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड टाइम निकाल के उसके ऊपर फ़ोकस करके बॉडी को प्रिपेयर करके, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तो तभी जाके उसको एक्सरसाइज़ कहा जाता है। सेकंड थिंग, लोग टहलने निकल जाते हैं, है ना? वो चलने लगते हैं, अरे मैं तो बहुत चलता हूँ, 5 किलोमीटर चलता हूँ। देखिए अपना ह्यूमन बॉडी में पैर लंबे-लंबे दिए गए हैं चलने के लिए ही। सो वॉकिंग एक्सरसाइज़ नहीं है, राइट? चलना जो है वो एक्सरसाइज़ नहीं हो सकता है, उसको हार्ट को फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो हार्ट रेट होता है, तो कसरत कहेंगे किसको? हेल्दी वे में की जाने वाली कसरत आपका अगर टारगेट हार्ट रेट टीएचआर अचीव करती है, अब ये टीएचआर किस चिड़िया का नाम है ये समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आपकी जो भी एज है वो 220 220 में से आपकी एज माइनस कर दीजिए, तो जो भी आपका आया तो आपका मैक्स हार्ट रेट आया। उसके अगर आप 75 टू 80% तक आपकी हार्ट बीट को अप ले जाते हैं तो उसको आपका टारगेट हार्ट रेट बोलते हैं। तो टारगेट हार्ट रेट को जब आप अचीव कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कसरत अगर करते हैं तभी उसको हार्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइज गिनी जाएगी। अगर ये सब झमेले में कम पड़ना है तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी आपको बॉडी बोलेगा नहीं अब मुझसे नहीं होगा, राइट? अच्छे सेंस में, पेन के सेंस में नहीं कि हाँ, अब आई एम डन, और आप अगर कंटिन्यू रखते हैं, देन आप फ़ील करेंगे कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी और ऊपर-ऊपर जा रही है। सो वो हेल्दी हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी, और यस तभी जाके हार्ट की कोलैटरल नलियाँ डेवलप होगी,
यानी कि अगर 1-2 नली में ब्लॉक है तो भी वो साइड से उसको सप्लाई मिल जाएगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा घट जाएँगे। सो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है उसको ब्रेक करना, उसको कसरत बोलते हैं। रोज़ सुबह जाके गार्डन में ऐसे 2-3 चक्कर लगा लेना बातें करते-करते, उसको मन बहलाना बोलते हैं, उसको एक्सरसाइज़ नहीं बोलते हैं। सो एक्सरसाइज़ में थ्रेशोल्ड को ब्रेक करिए। आपका जो लिमिट है, बार है, उसको अबोव करने का ट्राई कीजिए और कोई कसरत खराब या अच्छी नहीं होती है। स्विमिंग है, जॉगिंग है, साइक्लिंग है, रनिंग है, आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको मज़े आते हैं। अगर कोविड है अब तो कोविड इज़ कमिंग बैक है ना? वो सब है। सो अगर आप बाहर नहीं भी जा सकते तो बहानेबाज़ी नहीं करने हैं, हर किसी के घर में सीढ़ियाँ ज़रूर हैं और सीढ़ी चढ़ ऊपर, नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, शांत गति में धीरे-धीरे 15 मिनट के लिए। वो बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी। घुटनों की चिंता मत कीजिए, जो भी ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं अच्छी गति में, उनके घुटने सही रहते हैं। सो ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से घुटने खराब हो जाते हैं, वो बहाने हैं, राइट? सो स्टेयर क्लाइंबिंग कुछ भी नहीं है अगर आपके पास साइकिल नहीं है, ओके, स्विमिंग पूल नहीं है, ओके, गार्डन नहीं है, ओके, सीढ़ियाँ तो है, आपके लिए चलो पड़ोसियों की तो है। सो काइंडली 15 मिनट घड़ी पहन के स्लो स्पीड में ऊपर जाएँ, नीचे उतरें, ऊपर जाएँ, नीचे उतरें। सामान्य उसमें, तो आप फ़ील करेंगे कि यस, आपको जो डेली टू डेली आपकी साँस लेने की कैपेसिटी सुधर रही है, आपका हार्ट यस, आपको अच्छा फ़ील हो रहा है और आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो उसको हम एक्सरसाइज़ कहेंगे और आपका हार्ट है वो आजीवन एकदम स्वस्थ रहेगा। ओवर टू यू। थैंक यू सर। जैसा स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, इससे भी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ते हैं क्या? और कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें? स्ट्रेस जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट बात है क्योंकि इंडिया जो है वो स्पिरिचुअलिटी का एक एपिसेंटर है, दुनिया का धाम है जिसमें स्ट्रेस बाहर से आया हुआ है, इंडिया में नहीं था, पर है, क्या करें? यस, स्ट्रेस लेवल लेवल अगर कंटिन्यूअसली ज़्यादा रहता है तो जो आपकी खून की नलियाँ हैं उसको वो सिकुड़ देता है, वो नैरो हो जाती है। उसके कारण क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा अंदर बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल जो है, नलियाँ अंदर से डैमेज हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। तो फिर ऑब्वियसली उसमें क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के साथ-साथ स्ट्रोक के, ब्रेन में अगर अटैक आता है, ब्रेन अटैक, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। किडनी में कोई दिक्कत होती है, किडनी खराब होना, फिर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना, वो भी किडनी का हार्ट अटैक है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? सो यस, अगर स्ट्रेस एंड एंग्जायटी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, जॉब के कारण है तो वो जॉब कृपया चेंज करें या माइंडसेट एटलीस्ट चेंज करें। सो स्ट्रेस एंड एंग्जायटी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको ऑब्वियसली आपको कम कंट्रोल में रखना ही है क्योंकि साथ-साथ में खान-पान, लाइफ़स्टाइल वो तो हम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। सो एटलीस्ट जो है स्ट्रेस लेवल को भी उसमें हम इंक्लूड ना करें। ब्रेन को हो सकता है उतना हमें फ्रेश रखना है। जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअलिटी जो है और सही माइंडसेट है, माइंड प्रोग्रामिंग है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सो काइंडली कोई ना कोई स्पिरिचुअल वे में या कोई ना कोई जो है एटलीस्ट मेडिटेशन के कोई रास्ते में आप आगे बढ़ें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, तो बहुत फ़ायदा होगा। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर हार्ट, सो विनीता गुप्ता जी का क्वेश्चन है, इज़ घी गुड फॉर हार्ट? घी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो बर्निंग पॉइंट होता है, जो हम गरम करते हैं ना तो उसमें से भाप निकलती है, वो कम है। तो जो भी ऑयल है या घी है उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल डेवलप होना घी में कम चांसेस है, राइट? सो यस, अगर तेल के सामने, हाँ, तेल के सामने, फिर ऐसा नहीं कि डब्बे के डब्बे घी को अरे चलो घी से नहाओ, नहीं। घी भी, कोई भी चीजें एक्सेस है वो खराब ही है, बट यस, तेल के सामने अगर आप घी में सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो वो चीज मच बेटर है। और घी भी डालडा वनस्पति नहीं, हो सके तो जैसे कि गाय का, और जो थोड़ा लो फैट वाला जो घी आता है, और जो येलो जो आते हैं वो सही रहते हैं। व्हाइटिश टाइप के जो घी होते हैं जो सफ़ेद कलर के, वो थोड़ा अवॉइड करें। तो यस, घी ऑब्वियसली तेल के मामले में तेल के सामने अच्छा है, बाकी ओवर कंजम्पशन में तो वो आपको मोटा कर देगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा। तो दैट्स द आंसर। सो घी इज़ अ बेटर ऑप्शन। घी इज बेटर ऑप्शन देन ऑयल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आजकल के यूथ में जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स काफ़ी कॉमन हैं, सो जिम में जैसे लोग यूज़ करते हैं, बट कई बार देखा जाता है कि उनको भी हार्ट अटैक के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे जो यंग इंडियंस हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि चलते-चलते ट्रेडमिल पे कोलैप्स हो गए, हार्ट फेल हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें हुई, राइट? सो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ओवर एक्सरसाइज़ भी अच्छी नहीं है। यस, ये बात एकदम सच है। ओवर एक्सरसाइज़ का मतलब क्या है? अगर आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, आपने ऑलरेडी स्ट्रेस दे-दे के आपकी नलियों को एकदम सिकुड़ दिया है और फिर भी हार्ट के पास आप ओवरवर्क करवा रहे हैं। आप पूरे 9-9 10-10 घंटे ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, आप रात को 2 बजे सोते हैं और फिर सुबह 4 बजे या 6 बजे उठ के जिम चले जाते हैं, मोबाइल करते-करते माइंड आपका कहीं और है, माइंड फ्रेश नहीं है, हार्मोन्स प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहे हैं। तो ये टाइप के जो भी जो कल्चर चल रहा है पूरा, सो उस कल्चर के अंदर एक्सरसाइज़ेज़, ओवर एक्सरसाइज़ेज़ खराब है। न्यूट्रिशन स्पेशली अगर बात करें बी12, डी3 और जो मिनरल्स होते हैं काम के, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, वो सारे न्यूट्रिशन आजकल के लोगों में बहुत कम पाए जा रहे हैं। आरओ का पानी जो है उसके सामने हमें जंग छिड़ने की ज़रूरत है। आरओ का पानी कभी भी कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल पे और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वो वीडियोज़ मिल जाएँगे कि स्टॉप ड्रिंकिंग आरओ वाटर। तो यस, मुझे लगता है कि जो यंग लोगों में तकलीफ़ें हो रही हैं, वो आरओ के कारण मैग्नीशियम एंड हेल्दी पोटेशियम लेवल्स कम होने के कारण उनके हार्ट जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। सो एकदम न्यूट्रिशन अगर आपका सही नहीं है, सप्लीमेंट्स जो है प्रोटीन पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हार्ट को प्रोटीन का काम ही नहीं है ना? हार्ट को जो है हमें प्रॉपर मिनरल्स चाहिए, विटामिन डी लेवल्स चाहिए, विटामिन बी12 लेवल्स चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, आपका जो आयरन लेवल जो होता है। वो अगर आपने सही रखा तो एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। सो सही माइंडसेट के साथ अपने न्यूट्रिशन अगर सही है देन यू गो फॉर एक्सेस जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें। और अगर आप अंदर से ही हेल्दी नहीं है तो फिर कुछ सारी एक्सरसाइज जो है वो आपके हार्ट को उल्टा खराब कर सकती है, राइट? तो पहले बॉडी को स्वस्थ करिए, मन को स्वस्थ करिए, देन गो फॉर सम हेवी एक्सरसाइजेस। थैंक यू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि जो हार्ट सर्जरीज होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली और अनअफोर्डेबल हैं फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज। सो व्हाट वुड यू लाइक टू गाइड आवर व्यूअर्स फॉर दिस? जी, हार्ट जो है उसके सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एंजियोप्लास्टी है या वाल्व्स किसी के ट्रांसप्लांट करने हैं, बाईपास सर्जरी करनी है, सो वो सारी चीज़ें में अच्छी-अच्छी एडवांसमेंट आ रही है। साथ-साथ में उसकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा होती है। 1.5-2 लाख रुपए से नीचे कोई चीज़ नहीं होती है, राइट? सो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा सबसे कि उसके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की चीज़ होती है। ट्रू नॉलेज जो है वो आपको इस खर्चे से बचा सकता है। सबसे पहली चीज़ मेडिक्लेम है। आजकल की लाइफ में कोविड के बाद तो काफ़ी लोग जो है वो इम्प्रूव कर गए हैं। सो मेडिक्लेम एक अच्छा मेडिक्लेम रखना चाहिए जो कि फैमिली कवर आपको देता है। उसका प्रीमियम जो है वो बहुत कम आता है अगर आप यंग एज से जुड़े होते हैं। अगर आप ओल्डर एज में हैं या आप कोई ऐसा है कि जिसके पास मेडिक्लेम अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो देन यस, गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत योजना है, वो आयुष्मान कार्ड के तहत एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, वाल्व रिपेयर सारी चीज़ें बिल्कुल ही फ्री में निशुल्क उपलब्ध है। सो उसकी सही इन्फॉर्मेशन आप रखिए और आयुष्मान भारत कार्ड एटलीस्ट आप आपका निकलवा लें। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी ये सुविधा दे रखी है। तो उसके थ्रू फ्री में ट्रीटमेंट, हार्ट की कोई भी चाहे ट्रीटमेंट हो वो फ्री में अवेलेबल है। सो आइदर मेडिक्लेम रखिए या आयुष्मान भारत। अगर आप हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो मेडिक्लेम आप रख सकते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं तो आयुष्मान भारत आपका कवच बन सकता है। तो दोनों तरीके से आप जो खर्चा है, जो कैश में पेमेंट करना पड़ता है या बैंक बैलेंस आपका जो खाली होता है, वो दोनों चीज़ से बच सकते हैं। और इससे भी अच्छा एक मैं तरीका देता हूँ, हार्ट अटैक आने से ही रोकिए ना, तो फिर कुछ ये बाईपास फाईपास कराना ही नहीं पड़ेगा। समय से जो है जितनी भी जब ये सब आपने बातें करी, वो सब यूज़ करके हार्ट अटैक से बच जाइए। तो कुछ ना रहेगा, बाँस ना बजेगी बाँसुरी, है? तो ये वाली चीज़ है। Yes, sir. जी। So, moving to the next question, and one of the most important question: what is the role of meditation, exercises, and good diet for a healthy body, mind, and soul? जी। हमारा पूरा एक्सिस्टेंस जो है वो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आजकल की जनरेशन में जो है हम बॉडी बॉडी बहुत कर रहे हैं, राइट? चाहे फूड है, चाहे जो है फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज भी लोग कर रहे हैं और चाहे कुछ भी वो कर रहे हैं, पर माइंड के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। बहुत कम काम हो रहा है।
सो अगर माइंड की हम बात करें तो जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको कंट्रोल में करना, ओवरऑल पूरी बॉडी को सही रखना है, वो आपको यंग रखेगा और आपको बहुत एक्टिव रखेगा। आजकल की जो कैपिटलिस्ट दौड़ है, यानी कि पैसे कमाने की होड़, या फिर कुछ डिग्रीज गेन करने की दौड़ है, या तो फिर कहें कि कुछ अचीव करने की जो रेस है, उसके चक्कर में हम हेल्थ को, माइंड को और लाइफ को हम पीछे ही छोड़ दे रहे हैं। सो प्लीज़ जो माइंड फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हेल्दी माइंड अगर होगा तो ही हेल्दी बॉडी पॉसिबल होगा। नेक्स्ट बात करें, बॉडी, माइंड एंड सोल। आपकी आत्मा है वही सब कुछ है। सो संजीव मलिक जी के जो क्लास में है वो आत्मा के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी छोटा हूँ, इतनी बात मैं नहीं कर पाऊँगा। बट जो सोल की उन्नति है वो हमारा अल्टीमेट गोल है। मेडिकल साइंस भी है, वो भी अब मान चुका है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि नहीं नहीं साइंस इसको नहीं मानता है। भाई साहब, साइंस इसको मानता है। साइंस जो है वो हिप्नोसिस को मानता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है उसको मानता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आया, पास्ट लाइफ आई तो सोल आई ना, विदाउट सोल पास्ट लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। सो यस, साइंस बिलीव करता है। सो यस, वो बहाना नहीं चलेगा कि नहीं नहीं ये मेडिटेशन और ये सब बेतुकी बातें हैं, साइंस इसमें बिलीव नहीं करता। नहीं, साइंस बिलीव इसमें करता है। फिजिक्स उसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स तो है ही नॉन फिजिकल। सो यस, सोल होती है, और सोल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपने सोल की यात्रा को आगे बढ़ाना। जैसे संजीव मलिक जी हैं, और भी काफ़ी सारे गुरुजन हैं, काफ़ी सारी धार्मिक किताबें हैं, कोई भी चाहे धर्म हो, वो सब सोल की उन्नति के लिए काम करते हैं। सो यस, बॉडी, माइंड और सोल तीनों का बैलेंस होगा, सिर्फ बॉडी बॉडी नहीं। तो ही आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, और चाहे आप लाख रुपए ना कमाते हो, तो आपकी सोल अच्छी होगी, माइंड अच्छा होगा, तो आप 1000 रुपए में भी इतने ही खुश रह पाएंगे जितना आप शायद लाख या 10 लाख रुपए में है। बाकी सारे वो सब आंकड़े ही हैं, अगर आपका माइंड एंड सोल ठीक नहीं है तो। जी sir. Moving to the next question and the last question. What would be your last piece of advice to our viewers for keeping a healthy heart and a healthy body? यस, सबसे जो जरूरी चीज होगी वो होगा प्रिवेंशन। कैसे बचें, ये सब जो झमेले हैं हार्ट अटैक के, और सो हॉस्पिटल के राउंड्स हैं और बाकी सारी जो चीज़ें, उससे कैसे बचें। सो कुछ कुछ जो जनरल रूटीन चेकअप्स होते हैं, रूटीन बॉडी चेकअप, रूटीन ब्लड चेकअप नहीं, है ना। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ब्लड टेस्ट बेच रही हैं कि भाई 800 रुपये में 600 टेस्ट, 900 रुपये में 1200 टेस्ट, वो करा लो तो बॉडी चेकअप हो गया। नहीं, वो बॉडी चेकअप नहीं है। बॉडी चेकअप में सिर्फ ब्लड टेस्ट ही नहीं होता है, साथ में ईसीजी, हार्ट का इको है, ट्रेडमिल टेस्ट है, पेट की सोनोग्राफी है, अगर फीमेल है तो उसके अंदर मेमोग्राफी है, प्लस यूट्रस की जो भी टेस्ट होते हैं वो भी होते हैं। सो सर्टेन एज के बाद, पहले ऐसा था कि नहीं नहीं 50 साल के पहले तो हार्ट अटैक आता ही नहीं है जी, नहीं, अब ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक की कोई एज नहीं है। सो प्लीज एटलीस्ट आपका एक बेसिक ईसीजी लेवल, इको एंड ट्रेडमिल, वो आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन से लेवल पे है। और फिर हर 1 या 2 साल में ट्रेडमिल टेस्ट आप कर सकते हैं, जिससे अंदाजा आ जाएगा कि भाई हार्ट का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विटामिन B12 एंड D3 लेवल सबको एवरी ईयर इंडिया में चेक करने ही चाहिए। B12 एंड D3 लेवल आप अगर ठीक रखते हैं तो आप बहुत सारे झमेले जो है हार्ट का, माइंड का, जो वीकनेस होती है वो सारे उससे बच जाएंगे। सो B12 एंड D3 लेवल चेक कराना ज़रूरी है। डायबिटीज़ है तो रूटीन में आपको शुगर लेवल को सही रखना, और वो टेस्ट जो उसके होते हैं HbA1c, फास्टिंग एंड खाने के बाद वाला जो हमने कहा, वो आप करा सकते हैं। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, या कोई पुश्तों में अगर डायबिटीज़ रहा है, या आप ओबीज हैं, है ना, तो होमा इंडेक्स नाम का एक टेस्ट होता है, लिखना है तो लिख लीजिएगा। होमा इंडेक्स जो है वो प्री डायबिटीज आपको बता देता है कि आपको फ्यूचर में, अभी तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, HbA1c नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, पर अगर क्या फ्यूचर में आपको डायबिटीज होगा, तो ये होमा इंडेक्स है, वो कोई भी एज का आदमी जो थोड़ा स्टॉकी है, मोटा है, इसके फीमेल्स के अंदर हार्मोन ऊपर नीचे हैं, अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं आते तो उनको होमा इंडेक्स कराना चाहिए। तो पता चलता है कि भाई उनके क्या चीज़ है। बाकी सारे जो हज़ारों टेस्ट होते हैं किडनी के, एचआईवी, लीवर, सब वो सब चीज़ें ठीक है, पर वो रूटीन में काम की नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप अल्कोहल नहीं लेते तो लीवर ठीक ही होगा, बाकी सब चीज़ें हैं, तो वो रूटीन उसके पीछे नहीं भागना है। बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, B12, D3 एंड आपका प्री डायबिटीज या डायबिटीज का टेस्ट। यस, बीपी कभी कभार चेक कराते रहना चाहिए।
तो ये आप गाड़ी के पीछे अगर आपकी कार है कोई भी, चाहे मारुति हो या मर्सिडीज, एवरी ईयर 5 से लेके 50,000 तक का हर कोई लोग खर्चा करता है, राइट? गाड़ी को तो आपको 10 फोन आ जाएंगे, अरे आपकी सर्विस ड्यू है सर, गाड़ी भेजिए, है ना? सो प्लीज अपने बॉडी को तो कभी गैरेज में ले जाइए और कभी कभार देख लीजिए ऐसे बैठे बैठे कि भी कुछ है, क्योंकि अगर लो लेवल पे कोई डिसीज होगा तो उसको ट्रीट किया जा सकता है और कुछ बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। सो यस, रूटीन वे में हेल्थ चेकअप कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन की जो है वो पूरी बात हमने फूड, डाइट, स्पिरिचुअलिटी जो भी है उसके ऊपर आगे करी, वो बातों को भी गौर में रखना चाहिए और उसके ऊपर प्लीज काम करना है। सुनने में तो सब सारी कथाएं अच्छी ही लगती हैं, बट यस, आज से ही माइंडसेट बनाना है कि नहीं, ये मैंने कागज पे लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ और मैं आज से ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर दूंगा। और बात सही है, मैं 400 ग्राम फ्रूट्स खाने की ट्राई करूंगा, स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज करने के चालू करूंगा, माइंड एंड सोल को फ्री करने के लिए मेडिटेशन है उसका रास्ता तय करूंगा, एंड यस, बाकी जो है ये इतने इतने जो ब्लड टेस्ट है वो करा के एवरी ईयर देख के बॉडी को ठीक रखूंगा। तो सारी चीजें जो है अपनी, आप 100 साल से भी लंबा जिएंगे और आपके, न सिर्फ आप, आपके बच्चों को भी ऐसी हैबिट पड़ेगी और आपके जीन्स, अगर आप यंग हैं और आपको बच्चे होने वाले हैं तो आपके जीन्स भी अच्छे हो जाएंगे, तो आने वाली आपकी जो संतानें हैं वो भी हेल्दी एंड काफी स्ट्रांग होगी। सो इसके ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ। Thank you, sir. So now we have come to the end of today's session. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड आपने जो आज हमें हेल्थ टिप्स दिए हैं, आई डेफिनेटली फील कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो much for sharing such valuable health tips that help many of us lead a healthy and happy life. Thank you to our viewers as well for joining us. Hope you all have enjoyed the session. And for more such valuable information, stay connected every week. Thank you. Namaskar.